नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 7 के अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे हैं, इतिहास विषय का। अध्याय 2 का नाम है राजा और उनके राज्य, यानी राजा कहाँ थे और उनके राज्य कहाँ स्थित थे। आज हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और नीचे मानचित्र से बताया जा रहा है। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाली प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से राजवंशों को दिखलाया गया है। देखिए, ये भारत का नक्शा दिया हुआ है और इसमें देखिए विभिन्न राजवंश दिखाए गए हैं। ये है चौहान राजवंश, ये है कन्नौज मध्यकाल में राजधानी रही और इसी के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ हुई हैं, जिसमें 3 शक्तियां शामिल थीं, जिनमें से यहाँ से पाल आ रहे थे। ये देखिए बंगाल में है, तो बंगाल से पाल आ रहे थे कन्नौज। यहाँ से गुर्जर प्रतिहार आ रहे थे कन्नौज, और यहाँ से राष्ट्रकूट, ये दक्षिण भारत में पड़ जाएगा देखिए, तो यहाँ से ये लोग आ रहे थे कन्नौज। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है और ये तीनों लोग चाहते थे कि कन्नौज पे हमारा अधिकार हो जाए, जिसमें अंतिम सफलता जो मिल रही है, तीनों लोग लड़ रहे हैं कन्नौज के लिए और अंतिम सफलता मिल रही है किसे? गुर्जर प्रतिहार को। इधर देखिए, ये कलिंग है, उड़ीसा में वर्तमान में पड़ता है। और यहाँ पे कोई राज्य है? हाँ, देखिए नीचे राज्य दिए गए हैं। ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। यहाँ देखिए पांड्य हैं, यहाँ पे चेर हैं, ये केरल साइड का क्षेत्र है। और ये चोल हैं, ये आंध्र प्रदेश तरफ का क्षेत्र है। तो दक्षिण भारत में ये 3 शासक उस समय महत्वपूर्ण थे। चेर, चोल और पांड्य दक्षिण में थे। और मध्य भारत में देखें, या इधर मध्य भारत में जो कन्नौज था, इसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा है। उसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल। तो पाल इधर से आ रहे हैं पश्चिम बंगाल तरफ से, और राष्ट्रकूट दक्षिण भारत से, और ये पश्चिम भारत या थोड़ा सा मध्य भारत कह लीजिए, तो ये यहाँ से आ रहे हैं। तो 3 शक्तियाँ आ रही हैं तीनों दिशाओं से और कन्नौज के लिए लड़ी। आगे चलते हैं। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर और पूरे मंडल का स्वामी इत्यादि घोषित कर लेते थे। अब ये मान लीजिए राजा बैठा है और अपने शासन के लिए हर जगह नहीं जा सकता था, तो सामंत निर्धारित कर देते थे ऐसे ऐसे जो भी इनका क्षेत्र है अलग अलग राज्यों में। तो ये सामंत ये जो है इनको कुछ टैक्स भी अदा करते थे और अपनी स्वयं की सेना भी रखते थे। और जब राजा का किसी दूसरे राज्य से युद्ध होता था, तो ये सामंत अपनी सेना सहित राजा के साथ सम्मिलित हो जाते थे। और कभी कभी ये लोग क्या करते थे कि जब ज़्यादा मजबूत हो जाते थे, तो राजा का विद्रोह भी कर देते थे और चाहते थे कि हम ही क्यों ना राजा बन जाए। तो ऐसा भी होता था। आगे चलते हैं। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी से अधीनता से इनकार कर दिया, उससे हराया और हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान यानी यज्ञ करवाया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, यानी उस समय जो यज्ञ, आज भी तो इसी तरह किए जा रहे हैं, तो यह माना जाता था कि इससे याजक
जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। यानी यदि हिरण्यगर्भ यज्ञ करवा दिया है तो जिसने यज्ञ करवाया है वो जन्म से क्षत्रिय भी नहीं है, तब भी उसको क्षत्रिय मान लिया जाएगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए, उद्यमी यानी जो व्यवसाय का काम कर रहे थे, ये किसी प्रकार का धंधा पानी कर रहे थे, बनियागिरी वाले काम कर रहे थे, उन्होंने सैन्य कौशलता का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदंब के मयूर शरमण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज राजाओं के राजा की त्रिभुवन चक्रवर्तिन, तीन भुवनों का यानी चक्रवर्ती, तीन भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। ये जो चित्र बना है ये देखिए, इसमें देखिए जो मुखाकृति बनी है, मुख बना है, ये देखिए ऐसे ऐसे करके, ये सिंह है, ये मुकुट लगा हुआ है, तो ये मुख है, नरसिंह है, और इसका देखिए नीचे से ये पैर टूट गया है। तो ये स्थिर, ये हमको कलाकृति मिली है कहाँ से? एलोरा से। आगे चलते हैं। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था, यानी टैक्स मान लो। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी कर, यानी सबसे ज्यादा वो लोग कौन सा कर लेते थे? वेट्टी कर लेते थे, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। जबरन श्रम के रूप में यानी ये मान लो जैसे राजा को सड़क बनवाना है तो जो आसपास के गांव थे वहां से आदमियों को, नौजवानों को, बूढ़ों को पकड़ लाए और उनसे सड़क बनवाने का काम कर रहे हैं और उनको उसका कोई मेहनताना नहीं दे रहे हैं। राज्य की मान लो 100-200 बीघे कोई सरकारी खेती है, अब उसकी कटाई होना है तो पकड़ लाए अगल बगल के गांव से आदमी, कटवा लिया, उसका कोई मेहनताना नहीं दिया। तो यही है जबरन श्रम, इस तरह लेते थे। यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। तो क्या था? एक तो जबरन श्रम करवाता था और एक कदमाई यानी कि भू राजस्व लेते थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। ये भी बड़ी अजीब बात है कि खजूर के पेड़ में चढ़ रहे हो, सीढ़ी यूज कर ली तो कर दो। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर, यानी यदि बाप के बाद बेटे को बाप की संपत्ति चाहिए तो फिर टैक्स दो, इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। कि आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं। बड़े अजीब तरह के टैक्स थे। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, लेकिन हाँ कारण भी था क्योंकि उस समय उद्योग धंधे पानी थे नहीं, केवल कृषि था और लोगों की जीविका भर कृषि पर निर्भर थी। और राजा को टैक्स चाहिए तो वो तरह तरह के चारागाह कर, पशु कर, ये बताओ पेड़ में चढ़ने के लिए सीढ़ी लगा दी तो ये कर, इसी तरह से सब वसूल रहे थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनमें लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी।
राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच में की जाती थी। यानी उस समय जो राजस्व वसूली का काम करते थे, तो इस समय जैसे आजकल रहते हैं गांव में टैक्स वसूली के लिए सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस समय राजा उन लोगों को नियुक्त करता था जो अपने यहाँ के प्रभावशाली व्यक्ति थे, जमींदार टाइप लोग थे। तो उन लोगों को नियुक्त करता था ताकि वो हर आदमी से टैक्स वसूल कर सके, जो दे और जो ना दे सो उनसे जबरदस्ती भी कर सके। और प्रायः ये वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियां ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द सह सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। प्रशस्तियां क्या हैं, ये आपको कक्षा 6 की इतिहास में बताया जा चुका है। प्रशस्तियां अर्थात राजा की प्रशंसा में लिखी गई बातें, अर्थात राजा की प्रशंसा में बहुत लंबी लंबी छोड़ते थे, वही प्रशस्तियां हैं। मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। आगे चलते हैं। नागभट्ट की उपलब्धियां। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है, यहाँ कक्षा 6 में पढ़ाया गया है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ, विदर्भ महाराष्ट्र का हिस्सा है, और कलिंग उड़ीसा का हिस्सा है, कि राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। अब ये देखो लंबी लंबी छोड़ रहा है, यही है प्रशस्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरुस्क तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं, राजाओं को पराजित किया। यानी कह रहा है कि प्रतिहार नरेश वाघभट्ट ने इतने लोगों को पराजित किया है। आगे चलते हैं। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे, ताकि उनसे कोई टैक्स न ले। ये ताम्र पत्र वो दिखा देते थे जब कोई सैनिक आता था कि देखो तुम्हारे राजा ने ही हमें अनुदान दिया है, तो फिर सैनिक उनसे भूमि का कर नहीं लेते थे। और ये देखो तांबे के बने हुए हैं, दिख रहे हैं स्पष्ट रूप से तांबे के, और ये देखिए लिखा हुआ है इनमें, तो ये ताम्र पत्र होते थे। क्योंकि उस समय कागज था नहीं, तो यदि स्थायी कोई चीज लिखना है तो ताम्र पत्र पर लिख दो, कागज पता नहीं खो जाए या पानी में तो गड़बड़ हो ही सकता है। और कागज उस समय था भी नहीं, भोजपत्र चलता था। आगे चलते हैं। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। ये देखिए इन्हीं ताम्रपत्रों में उल्लेख रहता था। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। आगे चलते हैं। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बांबी, चबूतरे, नहर, खाई, नदी, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पकी मिट्टी के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है,
उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। अब देखिए कितना उस समय पानी के लिए ये लोग जागरूक थे कि देखो पानी बर्बाद ना हो, और आज हम लोग पानी किस तरह से बर्बाद करते हैं। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए कि इनका कैसे इस्तेमाल होता होगा। आगे चलते हैं। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। यानी 12वीं शताब्दी में कल्हड़ ने एक राज तरंगणी की रचना की है, और यह कल्हड़ कहाँ का था? कश्मीर के शासक के यहाँ रहता था। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेज और प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। यानी पहला आदमी है कल्हड़ जो कि राजा के विषय में आलोचना कर रहा है, नहीं बाकी जितने लोग हुए हैं तो वो सब लोग राजा की प्रशंसा ही करते रहे हैं। ये प्रशस्ति जिसे कहते हैं, प्रशस्ति यानी प्रशंसा, प्रशंसा करो और राजा से पैसा लो, लेकिन ये पहला व्यक्ति है जो आलोचना कर रहा है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था, यानी पहला ग्रंथ था जिसमें कि राजा की आलोचना हो रही है और राजा के देखो अधीन भी आया है, कोई ऐसा नहीं था कि स्वतंत्र था कि चाहे जो कुछ करे। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। वही जो आपको बताया कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता था, ये कन्नौज था, और गंगा नदी के किनारे पड़ता था ये कन्नौज। तो ये खूब उपजाऊ प्रदेश था, पानी की उपलब्धता थी, समतल जमीन है, तो अन्न बढ़िया पैदा होता था। जहाँ अन्न पैदा होगा वहीं से टैक्स ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए तीनों लोग इस क्षेत्र को पाना चाहते थे ताकि हमें मिल जाए तो टैक्स अच्छा मिले हमें, और हम लोग और धनवान बन जाए। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। आपको मैंने नक्शे में बताया था कि गुर्जर प्रतिहार कहाँ से आए हैं, राष्ट्रकूट कहाँ से आए हैं और पाल वंश किस क्षेत्र से आए हैं। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में तीन पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में किया। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें लड़कों के लड़के वंशानुगत यानी ये लोग लड़ते रहे हैं। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। यानी जो कोई ज़्यादा बड़े बड़े भव्य मंदिर बनवा देता था तो ये दिखाने का प्रयास करते थे कि देखो हम इतने धनवान हैं कि हम देखो मंदिर भी बनवा सकते हैं। इसलिए जब वो एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। और जब वो एक दूसरे के राज्यों में आक्रमण करते थे तो मंदिर को निशाना बनाते थे, क्योंकि वहाँ सोना चांदी और इस तरह का धन रखा होता था। आज भी देख लीजिए बहुत से मंदिरों में ऐसा है। अफगानिस्तान के गजनी या महमूद ऐसा ही शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार सन 1000 से 1025 ईस्वी तक हमला किया। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, क्योंकि उसे पता था कि भारत के लोग मंदिरों को बहुत दान देते हैं। आज भी देख लो पद्मनाथ मंदिर है, बालाजी मंदिर है, तो मंदिरों में हम लोग सोने चांदी की चीज़ें भी चढ़ाते, तो उस समय तो और चढ़ाई जाती थी। तो उसने मंदिरों को निशाना बनाया। संपन्न मंदिर जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चौहान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। ये दिल्ली और अजमेर, दिल्ली के बगल में अजमेर पड़ता है,
के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। ये गढ़वाल जहां थे कन्नौज में, और जयचंद की पुत्री संयोगता से ही इसका विवाह हुआ था चौहान शासक पृथ्वीराज का। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। पहली बार हरा लिया उसको, तो उसको ये हो गया कि मैं तो बहुत मजबूत हूँ, तो फिर दोबारा तैयारी नहीं की और शांति से बैठा रहा कि जब होगा तब देखा जाएगा, तो हार गया फिर। चोल राज्य नजदीक से एक नज़र। चोल, ये दक्षिण भारत में, ये भी आपको दिखाया गया है। उदयिर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसिया या कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनाया था। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये दिया जा रहा है, ये दक्षिण भारत में बताया जा रहा है। ये है चालुक्य, ये कल्याणी राज्य है, और कल्याणी के चालुक्य, जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे नाम आता है कल्याणी के चालुक्य ने। तो इनका ये सब जो है क्षेत्र था। यहाँ कदम्ब वनवासी बनामी, और देखिए यहाँ पे ये कलिंग राज्य दिखाया गया है, दक्षिण कलिंग, ये कलिंग यहाँ से दिखाया गया है। ये है कोच्चि, ये चोल राज्य दिखाया गया है, और ये यहाँ दिखाया गया है पांड्य राज्य दिखाया गया है। और ये ऐसे है गंगईकोंड चोलपुरम, और एक है यहाँ तंजावुर, और ये जो जा रही है ये नदी जा रही है। आगे चलते हैं। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, ने 985 में राजा बना और उसने इसमें ज़्यादातर क्षेत्रों को अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने अपने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। अब देखिए, ये मैंने दिखाया था, ये नदी गई है, इस नदी की इधर में ये तंजावुर है। इसकी तंजावुर के पास में एक मंदिर बनवा रहा है कौन? राज प्रथम ने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया था, राज प्रथम ने। और ये जो गंगईकोंड चोलपुरम है, यहाँ पर एक मंदिर बनवाया था, वो बनवाया था राजेंद्र प्रथम ने। और राज प्रथम की राजधानी तंजावुर या तंजौर थी, और जबकि राजेंद्र प्रथम था उसने अपनी राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम को बनवाया था। और ये दोनों पिता पुत्र थे। राज प्रथम पिता था और इसका पुत्र था राजेंद्र प्रथम, ये इनका रिश्ता था। आगे चलते हैं। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा, अपने पिता की नीतियों को, यानी विजय वाली को। और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। यानी जो राजेंद्र प्रथम था उसने जल सेना का निर्माण किया, क्योंकि श्रीलंका यदि उसको जीतना है तो जल सेना समुद्र को पार करके ही तो जाना पड़ेगा, तो इसलिए जल सेना जरूरी थी। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला,
राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजौर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से चमत्कार हैं। अब ये देखिए, गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर, ये किसने बनवाया है? ये बनवाया है राजेंद्र प्रथम ने। छत जिस तरह से क्रम से पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखिए। यानी ये देखिए, ऊपर से धीरे 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 मंदिर क्या है, छोटा होता गया है। और ये देखिए किस तरह से इनमें बाहरी दीवारों में महीन महीन तरह का काम किया गया है। तो ये कह रहा है कि इनको देखिए। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र बन गए। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित मालाकार, यानी पुरोहित क्या कर रहा है, मंदिर की पूजा कर रहा है। मालाकार माला बना रहा है। बावर्ची खाना बनाने वाला वहाँ के लिए मेहतर साफ सफाई कर रहे हैं। मंदिरों में संगीत, भगवान की जो आराधना में संगीत वंगीत गा के कर रहे हैं। नर्तक, मंदिरों में डांस भी होता था भगवान को प्रसन्न करने। तो इन सब लोग जितने थे, इन सब लोगों का खर्चा उसी मंदिर के आसपास जो जमीन दी गई थी उसी से इन लोगों को सब खर्च मिला करता था। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थल नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशेष था कांसे की प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। अब ये देखिए, चोल काल की एक मूर्ति है, ये कांसे की होगी। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई हैं। कृषि और सिंचाई, अब ये प्रतिमा है देखिए, चोल कालीन, ये लिखा हुआ है कांस्य प्रतिमा। कितनी सावधानी के साथ उसको अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये औरत का चित्र, ये देखिए। और सही बात है, मिट्टी से बनाया होता तो ठीक है, कांसा एक धातु है और धातु से किसी चीज को बनाना कैसे गढ़ा होगा उस समय, ये बहुत बड़ी बात है। आगे चलते हैं, कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकास के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिएगा। ठीक है, देखेंगे। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिनसे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से जरूरी था। आज भी हमारे यहाँ वर्तमान में भी देख लो तो साल में 2 फसलें तो मिनिमम उगाई ही जाती हैं, कहीं कहीं 3 उगाई जा रही हैं। और आज भी जब पानी की ज़रूरत खेतों को पड़ती है तो पानी नहीं बरसता तो भी तो हम लोग नलकूप, ट्यूबवेल के माध्यम से देते ही हैं। तो वही है कृत्रिम सिंचाई सिंचाई। तो कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर अर्थात तालाब बनाए गए। और जब ज़रूरत पड़ती थी खेतों को पानी की तो उसी तालाब के माध्यम से पानी पहुंचा दिया जाता था। ये देखिए, ये तालाब बना है। अब इस तालाब का पानी पहुंचाना है तो उस समय पंपी सेट तो नहीं था, लेकिन अपना ऐसा गहरा नाला बना देते रहे होंगे और इस हिसाब से पानी पहुंचा देते रहे होंगे। यही इसका सिस्टम हो सकता है।
याद रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासक, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इस इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। क्या है इसमें, इसके विषय में दिया हुआ है। तमिलनाडु का एक जल द्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक धातु लकड़ी या धातु बांध है, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। यानी जैसे ये तालाब था पूरा, अब ये यहाँ से कहीं से पानी निकलेगा तो यहाँ पे एक ऐसा फाटक रहेगा। अब वो फाटक कहे का रहेगा या गेट कहे का रहेगा, जैसे जैसे हम लोग के घरों में गेट लगा रहता है मान लो, इसी तरह का एक रहेगा। वो लकड़ी का भी हो सकता है और किसी धातु या लोहे का भी हो सकता है। तो वही कह रहा है कि लकड़ी का या धातु का, किसी भी चीज़ का है, ताकि पानी रुक जाए। अब जितना खोलना है तो थोड़ा थोड़ा फाटक खोलते गए तो पानी निकल जाएगा। साम्राज्य का प्रशासन प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां, जो उर कहलाती थीं, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे। यानी जो गांव की परिषद हुआ करती थी और जो नाडु था, ये दोनों लोग न्याय भी कर सकते थे और गांव में कर भी वसूल सकते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। यानी जो धनी किसान थे वो नाडु में कामकाज करते थे, यानी कि नाडु के सदस्य थे और कर वसूल रहे थे और न्याय का काम करते थे। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेदवेलन मुवेदवेलन, तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान की उपाधि दिया, और अरैयार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। तो अरैयार तो कह ही सकते हैं, क्योंकि ये गांव की प्रधानी वाला ही काम कर रहे हैं, कर वसूलना ये सारी चीज़ें। उस समय प्रधान ही ये सारे काम करता था, आज की तरह नहीं कि सरकार वसूल रही है। और मुदे वेलन, राजाओं को अपनी सेवाएं कर देने वाला, तो सेवाएं तो दे ही रहा है, यानी यदि टैक्स वसूल के राजा को पहुंचा रहा है तो यही तो सेवा देना हो गया। तो तीनों राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला, और वो तीन राजा कौन थे? चेर, चोल, पांड्य, इसलिए वो कह रहा है कि तीन राजाओं को सेवा देने वाला। भूमि के प्रकार, चोल अभिलेखों में भूमि की विशिष्ट कोटियों का उल्लेख मिलता है। ये विभिन्न कोटियां या विशिष्ट कोटियां कौन है? वेलन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मादे, ब्रह्मादे यानी ब्रह्मा को देने वाला, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्रह्मादे थी। और शाला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि, जैसे हम कहते नहीं कि शाला, पाठशाला, तो आ गया शाला। अब भोग माने उपभोग करना, तो शाला पाठशाला। तो विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। देवदानिया तिरुन मट्टकनी, देव माने देवता, और देवता कहाँ रहते हैं? मंदिर में रहते हैं। तो देवदान, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। तिरुन मट्टकनी, ये भी कह सकते हैं, देवदान कहो चाहे तिरुन मट्टकनी कहो, दोनों मंदिर को उपहार में दी जाने वाली भूमि है। पल्ली चद्दनम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। ये मंदिर वाली हो गई, ये जैनों वाली हो गई, शाला भोग विद्यालय वाली हो गई। ब्रह्मा से ब्रह्मा बनई है, तो ये ब्राह्मणों के लिए हो गई। आगे चलते हैं। हमने देखा है कि ब्राह्मण को समय समय पर भूमि का अनुदान या
ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई। जब हर बार तुम्हें ब्राह्मणों को दान देना है तो उन्हीं की बस्तियां तो हो ही जाएंगी। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए गए थे। यानी ब्रह्मदेव यानी वह जमीन जो ब्राह्मणों को मिली थी वह ब्रह्मदेव कहलाती थी। और ऐसी भूमि की देखरेख जो है ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा बनाई गई थी और वो सभा द्वारा ही इसकी देखरेख की जाती थी। और इनके जो निर्णय होते थे वो मंदिर की शिलालेखाओं यानी पत्थर के जो वो बने रहते थे, जैसे अशोक के समय में आपने देखा होगा, तो उनमें ये लिख दिया करते थे ब्यौरा कि किसके नाम है, कितना टैक्स है, ये सारी चीजें। नगरम नाम से ज्ञात व्यापारियों को संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। और नगरम, नगर से नगर यानी शहर, तो नाम के ज्ञात व्यापारी, और ये व्यापारी कहाँ रहते थे? नगरम, नगर में ही रहते थे, इसलिए इनको नगरम कहा गया है। व्यापारियों को वो नगरम कहा गया है। और शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे और ये व्यापारी शहर के जो प्रशासन और शासन के काम थे संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है। तो सबसे पहली बात है कि उत्तर मेरूर का जो अभिलेख है वो कहाँ से मिला है? तो ये चिंगलपुट जिले से मिला है। और ये उत्तर मेरूर का अभिलेख कहाँ से मिला है? तमिलनाडु राज्य से मिला है, तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले से मिला है। और इसी उत्तर मेरूर अभिलेख में वर्णन किया गया है, कहेगा ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था, सिंचाई के कामकाज का, बाग बगीचों का, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा का और विभिन्न समितियों का, इन सारी चीज़ों का जो है वर्णन किया गया है किसमें? उत्तर मेरूर अभिलेख में, जो कि तमिलनाडु के चिंगलपुट में पाया गया है। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक बार के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता है। यानी जैसे एक ये मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं ऐसा, ये मटकी मान लो, अब इसमें पर्चियां डाल देते थे और कोई बड़ा निकालेगा तो आरोप लगाएंगे कि इसने जानबूझ के निकाला है। तो किसी छोटे बच्चे को जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आ रहा, वो सब ये सब क्या जाने शासन प्रशासन, तो उससे निकलाया करते थे इन पर्चियों को इस तरह से। आगे चलिए। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां भूराजस्व वसूला जाता हो। यानी कह रहा है कि यदि आपको इस सभा का सदस्य बनना है तो क्या क्या उसकी योग्यता है। जैसे हमें चुनाव डालना है तो क्या कहते हैं कि कम से कम 18 साल की उम्र पूरा कर लिए हो तभी आप चुनाव में जो है वोट डाल सकते हैं। तो इसी तरह, तो यदि आपको इसका सदस्य बनना है तो क्या होना चाहिए? भू राजस्व वसूला जाता हो, ऐसे गांव से हो, उनके पास अपना घर होना चाहिए यानी किराए के मकान में न रहता हो, उसकी उम्र 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए। अब यदि हमें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना हो तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी मिनिमम उम्र 35 साल है हमारे देश में। लेकिन इसमें अंतिम उम्र भी दी है 70 साल, लेकिन राष्ट्रपति के लिए हमारे यहाँ अंतिम उम्र नहीं दी गई है। और उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए उस व्यक्ति को। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ये बहुत अच्छी बात थी उस समय की। देखो कि अपना तो कराओ ही, संबंधियों का भी ध्यान दो, यदि वहां भी गड़बड़ी है तो फिर चुनाव नहीं लड़ पाओगे। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है
कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिय पुराणम से एक उदाहरण, अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियां, यानी फूस यानी घास फूस की छाजन यानी छत वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से आ- अटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें छोटे या सॉरी ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतीहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाले कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पौ फटने से पहले तगड़े पुलायार को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी थी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। ये वर्णन है उस पुस्तक का जिसका एक अंश इसमें दिया गया था, और यहाँ से ही यह चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मैं इस चैप्टर को खत्म करता हूँ और शीघ्र ही अगले अध्याय को चालू किया जाएगा। ओके।